हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, फॉर बैंकिंग एंड एसएससी एग्जाम। ठीक है, तो उसी सीरीज में आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज कीप प्रैक्टिसिंग अनलेस द प्रैक्टिस इजंट प्रैक्टिस एनीमोर। यानी कि तब तक कोशिश करते रहिए, तब तक किसी, जैसे अगर सपोज करो आपको कोई मैथ्स का क्वेश्चन है, ठीक है, आपको वो आपने एक बार सॉल्व करा, आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया, आप दोबारा सॉल्व करो। होता है ना कई बार कुछ कंसेप्ट हमने फॉर्मूलाज तो सारे याद करे पर कैसे कहाँ क्या अप्लाई किया है वो पता नहीं चलता। ठीक है, फिर उसके बाद आपने 3 बार सॉल्व करा, 4 बार सॉल्व करा, 5वीं बार आपको पूरा कंसेप्ट जो है वो समझ में आ गया कि इसके अंदर क्या कंसेप्ट यूज़ किया है। और अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो आपने इतनी बार प्रैक्टिस कर ली है कि अब वो आपके लिए इतना ईजी टास्क हो चुका है कि आप आंख बंद करके भी उसको कर सकते हैं। अब आप सबको पता होगा, सबको हनुमान चालीसा मुंह जबानी याद है, राइट? जब फर्स्ट टाइम पढ़ने लगे थे तब कितनी आधा घंटा लग गया होगा हनुमान चालीसा के एक एक वर्ड को पढ़ने में। हिंदी कईयों की इतनी शुद्ध नहीं होती, ठीक है। उसके बाद जब आप डेली बेसिस पे उसको करते गए तो हार्डली 15 दिन बाद आपको ऐसा लगा होगा कि अब आप बुक बंद करके भी हनुमान चालीसा सारी पढ़ सकते हैं। और आज की डेट में आपको बुक की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी फ़ोन की ज़रूरत नहीं है, आप पूरी की पूरी हनुमान चालीसा आपको मुखद याद है। ठीक है, तो यही चीज़ होती है। क्यों? क्योंकि आपने उस टाइम पे उसकी प्रैक्टिस करी थी बहुत बार, मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, मैजिशियन कोई ट्रिक करते हैं तो वो मल्टीपल टाइम्स उस ट्रिक को प्रैक्टिस करते हैं। हमें तो वो लगता है कि यार इसने कैसे चुटकी में ये चीज़ कर दी, बट बैक स्टोरी ये है कि उन्होंने उस एक ट्रिक को मिलियन एंड जिलियन टाइम उसको प्रैक्टिस किया है, राइट? तो यही आपको अपने एग्जाम के रिलेटेड भी अप्रोच रखनी है। हर एक क्वेश्चन को आपको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करना है, हर एक टॉपिक को आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है, ताकि जब आपको एग्जाम में वो टॉपिक दिखाई दे तो आप उससे रिलेटेड जो नहीं भी पूछा आपको सारी चीज़ें वो भी याद रह जाए। ठीक है, सब एक एक पॉइंट उसके रिलेटेड आपको याद रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का पैसेज। अब देखो, हमें पता था कि हमने कुछ टाइम पहले अडानी ग्रुप का नाम बहुत चर्चा में आया था। क्यों आया था? क्योंकि हिंडनबर्ग एक कंपनी है, उसकी रिसर्च में ये पाया गया कि अडानी ग्रुप जो है वो स्टॉक मार्केट के नियमों को वायलेट कर रहा है। ठीक है, और उन्होंने क्या करा है, कुछ उनके नॉर्म्स हैं जिनको चेंज करके उन्हें स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करने की कोशिश करी है, अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करी है। अब स्टॉक मार्केट के ऊपर नज़र कौन रखता है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। ठीक है, तो जैसे ही उनकी ये रिपोर्ट सामने आई, अब इसमें हकीकत कितनी है, नहीं है, सच्चाई कितनी है, कितना झूठ है, वी डू नॉट नो, लेकिन जैसे ही रिपोर्ट सामने आई अडानी के शेयर्स एकदम गिर गए। बीजेपी गवर्नमेंट घेरे में आ गई कि अडानी ग्रुप को इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बीजेपी गवर्नमेंट के दौरान में मिले हैं जब उनकी सरकार चल रही थी। ठीक है, तो वो सारे के सारे घेरे में आ गई। आज तक संसद में उनके ऊपर सवाल किया जाता है कि अडानी ग्रुप के ऊपर आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं, जिसपे बीजेपी चुप्पी साधे हुए है। ठीक है, तो ये बड़ा ही एक नेशनल मुद्दा बन गया। ठीक है, और इस जो ये अडानी ग्रुप का केस हुआ, इसके बाद पूरी दुनिया भर की नज़रें हमारे ऊपर आ गई कि हम अब इस मसले को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे टैकल करते हैं। क्योंकि अडानी इस वक्त ना सिर्फ इंडिया बल्कि एशिया के रिचेस्ट आदमियों में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं, राइट? और ये जो इनकी इतनी अपार सक्सेस है, ये जब से बीजेपी गवर्नमेंट पावर में आई है उसके बाद से बढ़ी है। ओके, तो इसलिए उनका डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्वमेंट है नहीं है, इसकी आशंका लगाई जाती है। तो उसके ऊपर सेबी को बोला गया कि भाई आप फाइंड आउट करो कि क्या उनके जो आरोप है वो सही है या नहीं है, उन्होंने सच में स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट किया है नहीं किया है। ठीक है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग से भी कमेटी बनाई। ठीक है, और उस कमेटी को भी काम दिया गया कि आप पता लगाओ कि सेबी से इसमें कहाँ चूक हुई है। बिकॉज सेबी का तो पर्पस ही यही है कि हर एक स्टॉक लिस्टेड जो कंपनीज हैं उनके ऊपर नज़र बना के रखना। तो सेबी से कहाँ इसमें चूक हुई है, उसके अलावा
उन्होंने उनको ये काम भी दिया गया कि फाइंड आउट करो कि कहाँ कहाँ जो आरोप लगे हैं वो सही हैं या नहीं, ठीक है। यानी कि दो जांच चल रही है इसके ऊपर, एक सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी से, और सेबी तो इंटरनल अपनी जांच कर ही रहा है। तो अब इसकी म्याद जो है, इनको अपनी सेबी को अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट की जो करने की जो डेट थी वो थी 2 मई, ठीक है, यानी कि आज मतलब पिछले कल की डेट, राइट। अब ये जो डेट थी, इससे जस्ट 2 दिन पहले सेबी ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करा और कहा कि हमें कम से कम 6 महीने का और समय दिया जाए। बिकॉज क्या रीजन उन्होंने दिया? उन्होंने रीजन दिया कि जो अकाउंट्स है ना, जो ट्रांजैक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा जटिल हैं, ठीक है। कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जिनके इनिशिएटर का पता नहीं चल रहा, ठीक है, किसने करी, क्यों करी, कैसे करी, बहुत ज़्यादा जटिल है। अब आप खुद सोचो, इतनी बड़ी मेगा जायंट कंपनी, ठीक है, जो कि ना सिर्फ इंडिया में बल्कि एशिया की टॉप कंपनीज में अपना नाम दर्ज करवा चुकी है, और राइट, तो उसका कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, कितनी ज़्यादा फंडिंग होगी, कितना ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स का इधर उधर हो रहा होगा, ठीक है, मार्केट में कितना ज़्यादा मनी या ट्रांजेक्शन फ्लो में चल रहा होगा। तो उसकी अगर हमें ये आइडेंटिफाई करना हो कि कहाँ उनसे गलती हुई है, उनने जानबूझ के चीज़ें मैनिपुलेट करी हैं, तो डेफिनेटली इतनी बड़ी कंपनी के इतने सारे चीज़ों को एनालाइज करने में टाइम चाहिए, ठीक है। जो कि कहने का उनका तात्पर्य है कि कम से कम उनको 18 महीने का टाइम चाहिए, बट अभी के लिए उनने कम से कम 6 महीने की डिमांड करी है, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने आगे इसके ऊपर क्या फैसला दिया, किस तरीके से इसके ऊपर आगे प्रोसीडिंग चल रही है, अभी तक का क्या सिनेरियो है, ये सारा कुछ इसमें बताया गया, ठीक है। तो आर्टिकल का फुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो है वो टेलीग्राम चैनल पे कर दिया गया है, आप ऑडियो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके सुन सकते हैं, ओके। हम स्टार्ट करते हैं, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट बेस्ड ऑन पैसेज, यानी कि पैसेज के अनुसार कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, हिंडनबर्ग रिसर्च एक्यूज्ड द अडानी ग्रुप ऑफ वायलेटिंग स्टॉक मार्केट नॉर्म्स, जो कि सही है, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने यहाँ तक कमिट करा कि हमने इसके अंदर पैसा लगाया है और हमें पता है कि अगले कितने टाइम में इनके स्टॉक कहाँ तक गिरने वाले हैं, बिकॉज हमने इनका जो पैटर्न है वो एनालाइज करा है और किस तरीके से इनकी लिस्टिंग, स्टॉक लिस्टिंग चलती है, ठीक है। उन्होंने भी काफ़ी मिलियंस और ट्रिलियंस का पैसा उसमें लगाया, इन्वेस्ट करा, राइट। तो उनने काफ़ी श्योर होकर ये आरोप लगाया कि उनने शेयर मार्केट के, स्टॉक मार्केट के जो नॉर्म्स है उनको वायलेट करा है, उनको चीट करने की कोशिश करी है। तो दिस वन इज करेक्ट। द सुप्रीम कोर्ट सेट अप एन एक्सपर्ट कमेटी टू इन्वेस्टिगेट द एलिगेशन रेज्ड बाय हिंडनबर्ग रिसर्च, ये भी बिल्कुल सही है कि सेबी तो अपनी जांच कर ही रहा था, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कमेटी बनाई जिसके ऊपर भी काफ़ी बयानबाजी हुई कि बीजेपी गवर्नमेंट का भी और कुछ और लोगों का भी ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट को हर जगह पे अपनी कमेटियां बिठाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस के बिना सॉल्व नहीं हो सकता, और जब सेबी ऑलरेडी इसके ऊपर है काम करने के लिए तो एक और कमेटी की क्या ज़रूरत है। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। सेबी हैज़ नॉट रिक्वेस्टेड एन एक्सटेंशन, जो कि बिल्कुल गलत है। हमने अभी फर्स्ट लाइन ही कहती है कि सिर्फ 2 दिन पहले उनने कम से कम 6 महीने का, 6 मंथ्स का एक्सटेंशन मांग लिया है, तो ये हो गया एकदम गलत, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट, विच मीन्स फर्स्ट एंड सेकंड आर इन ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Which of the following reasons did SEBI cite for requesting 6 more months to investigate the allegations against the Adani Group? क्यों उनने 6 महीने का टाइम मांगा? क्या उनने रीज़न दिया कि हमें 6 और महीने का टाइम चाहिए? उनने रीज़न दिया कि जो ट्रांजेक्शन्स जिनकी हमें परख करनी है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, वो कोई ईजी ट्रांजेक्शन्स नहीं है, ठीक है,
और दूसरी चीज़ ये कि ये इतना बड़ा केस है या इतनी बड़ी कंपनी, इसके जो ट्रांजैक्शन वो इतने कॉम्प्लेक्स है कि इसको कम से कम 15 से 18 महीने चाहिए, बट आप कम से कम हमें एटलीस्ट हमें 6 मंथ्स दे दीजिए, ठीक है, कम से कम हमें 6 मंथ्स दे दीजिए ताकि हम और बारीकी से इसकी जांच कर सकें। और जो कि क्वाइट ऑब्वियस है, अगर हमने इतनी बड़ी कंपनी की चीज़ों के ऊपर कुछ पुख्ता सबूत इकट्ठे करने हैं तो हमें बारीकी से उनके ट्रांजैक्शंस की जांच करनी होगी। ओके, सो पहला ऑप्शन है लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम अडानी ग्रुप, कि अडानी ग्रुप कोऑपरेट नहीं कर रहा। तो ऐसा नहीं है, वो कोऑपरेट कर रहे हैं, अगर नहीं भी कर रहे हैं तो अभी तक हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं आई है। इनएडिक्वेट रिसोर्सेज टू कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन, कि सेबी के पास में प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है, प्रॉपर या तो इतने लोग नहीं हैं या फिर वैसे टेक्नोलॉजी नहीं है कि उनके चीज़ों को डिबंक कर पाए या फिर वो उसमें आइडेंटिफाई कर पाए फॉल्ट्स, ठीक है, मतलब उनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है इस इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट करने के, जो कि बिल्कुल गलत है। हमारे पास हर पॉसिबल और प्रॉपर रिसोर्स अवेलेबल है, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व, जो कि बिल्कुल सही है। हमने पढ़ा कि उन्होंने कहा है कि इतनी कॉम्प्लेक्स हैं ये चीज़ें कि हमें और टाइम चाहिए इनको रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। प्रेशर फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, की बाहरी सोर्सेज से उनके ऊपर दबाव आ रहा है, इसलिए वो कह रहे हैं कि हमें और 6 महीने चाहिए। देखो, अगर बाहरी सोर्सेज से उनके ऊपर दबाव आ रहा होता तो वो और जल्दबाजी करते कि ले लो यार, तुम रिपोर्ट ले लो, जैसे मर्जी ले लो, बस मेरा जान छोड़ो, राइट। तो वो थोड़ा जल्दबाजी करते कि तुम हमने कर दिया, अब आप देख लो क्या करना है, राइट। तो ये चीज़ भी गलत है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्ड। What is the main reason for criticism against SEBI's handling of the suspicious transactions mentioned in the passage? कि सेबी जो इस केस को हैंडल कर रहा है उसके ऊपर क्रिटिसिज्म का क्या कारण है, कि क्यों उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है? तो उनको क्रिटिसाइज इसलिए किया जा रहा है कि सेबी बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगा रहा है अपनी रिपोर्ट सबमिट करने में। तो ये माना जा रहा है कि वो किसी दबाव में आके उसमें कुछ टैम्परिंग ना करें, कुछ मैनिपुलेशन वो ना करने की कोशिश करें, राइट। सेबी हैज़ नॉट स्टार्टेड एग्जामिनिंग कंप्लेंट्स अगेंस्ट द ग्रुप, इसलिए किया जा रहा है क्रिटिसिज्म क्योंकि उनने अभी तक शुरुआत भी नहीं करी है उसको जांच करने की, जो कि गलत है। उनने शुरुआत कर दी है बट उनको और टाइम चाहिए क्योंकि ट्रांजैक्शंस जो है वो जटिल है। सेबी इज टेकिंग टू लॉन्ग टू कंप्लीट इट्स असेसमेंट एंड सबमिट द रिपोर्ट्स, कि सेबी ज़रूरत से ज़्यादा समय ले रहा है अपना असेसमेंट कंप्लीट करने में, ठीक है, और अपनी रिपोर्ट सबमिट करने में, जो कि सही है। द हिंडनबर्ग रिपोर्ट वॉज सबमिटेड टू लेट, कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बहुत देर से सामने आई है, बहुत देर से सबमिट की गई है, जो कि गलत है। उनने तो उन्हीं की रिपोर्ट के बाद में तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। द रेगुलेटर लैक्स एक्सपर्टीज इन हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस, कि सेबी के पास में उस तरीके के एक्सपर्ट्स नहीं है, उस तरीके का एक्सपीरियंस नहीं है कि इस तरीके की कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस को जांच कर सकें, जो कि गलत है। उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, उनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज हैं, सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है, बट उनको थोड़ा टाइम चाहिए बिकॉज कॉम्प्लेक्स हैं चीज़ें। ऑप्शन बी, सेबी इज टेकिंग टू लॉन्ग, इज करेक्ट। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? अब देखो, क्या इन्होंने इस सारी घटनाक्रम का सपोर्ट करा है? सेबी को उनने शाबाशी दी है, सपोर्ट करा है? नहीं। उनने कहा है कि आपने सिर्फ 2 दिन पहले आके आपने ये चीज़ करी, ऊपर से आपके ऊपर सवाल भी उठ रहे हैं आपकी मंशा के ऊपर कि आप क्या वाकई में फेयर एक जस्टिफिकेशन दे पाएंगे, फेयर एक रिपोर्ट प्रेजेंट कर पाएंगे, ठीक है। तो सपोर्टिव तो नहीं है। न्यूट्रल, जी नहीं, न्यूट्रल भी नहीं है। उनने सेबी को सीधे तौर पे क्रिटिसाइज करा है, ठीक है। उनने उनकी गलतियां सामने निकाली हैं कि आप एक तो ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, आप प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं, अभी तक कुछ तो निकल कर आना चाहिए था, ठीक है। तो ये हो गया, न्यूट्रल नहीं है, दैट मीन्स सी क्रिटिकल तो है ये। जैसा कि मैंने आपको अभी एग्जाम्पल बताया कि वो उसको प्रॉपरली मतलब ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहे हैं रिपोर्ट्स देने में अपनी, और सिर्फ 2 दिन पहले आके बोल रहे हैं कि जी हमें और टाइम चाहिए। होता, अगर ऐसा होता तो पहले ही इन बिटवीन समझ में आ जाता कि टाइम ज़्यादा लगेगा, पहले ही कोर्ट को इन्फॉर्म कर देते कि सर देखो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसमें कॉम्प्लेक्स हैं चीज़ें,
तो उनको समझने के लिए हमें और टाइम चाहिए। 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगने के डर में कि 2 दिन बाद तो हम क्या रिपोर्ट पेश करेंगे, तो उस डर से आपने उनको बोल दिया कि सर हमें और टाइम चाहिए। ठीक है, तो दिस इज नॉट गुड, जो कि काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया। सो ऑप्शन सी क्रिटिकल इज करेक्ट। कॉन्ग्रेचुलेटरी तो किसी भी सूरत में नहीं है, वो बधाई तो बिल्कुल नहीं दे रहे, ना सेबी को, ना अडानी को, ना सुप्रीम कोर्ट को, ना हिंडनबर्ग कंपनी को। ठीक है, किसी को भी बधाई नहीं दे रहे कि जी बड़ा अच्छा काम किया, शाबाश, वेरी गुड, ऐसा तो कहीं नहीं हो रहा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स द मेन थीम ऑफ द पैसेज। अब देखो पैसेज की मेन थीम क्या है। मेन थीम पैसेज की है कि सेबी ने जो ज़्यादा टाइम मांगा है और टाइम मांगा है इन्वेस्टिगेट करने का अडानी ग्रुप के केस को, तो वो किस तरीके से और क्या क्या उसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं हैम्परिंग होने के। ठीक है, क्या क्या उसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं डेटा लॉस होने के, क्या क्या उसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं मैनिपुलेट करने के, और क्या इसमें सेबी की कमी है कि इतने टाइम तक आप क्या कर रहे थे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर कंसर्न है, इसीलिए यही क्या बन जाता है इसकी मुख्य थीम, मेन थीम। द इम्पैक्ट ऑफ हिंडनबर्ग रिपोर्ट ऑन अडानी ग्रुप स्टॉक। हमने डिस्कस नहीं किया है कि अडानी ग्रुप के स्टॉक्स ऊपर गए, नीचे गए, मिड में आ गए। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने ज़्यादा डिस्कस नहीं करी हैं इसमें। द रोल ऑफ एक्सपर्ट कमेटी लेड बाय जस्टिस AM सप्रे, की जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है, उसका क्या रोल है। ठीक है, और उस कमेटी के हेड कौन है, जस्टिस AM सप्रे। ठीक है, तो ये तो नहीं डिस्कस किया गया। द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्ड इन इन्वेस्टिगेशन, की इन्वेस्टिगेशन के लिए जो जो ट्रांजैक्शन जरूरी हैं वो कितनी जटिल हैं। ठीक है, तो ये उन्होंने एक रीजन बताया है ज्यादा टाइम मांगने का। द कंसर्न ओवर सेबीज रिक्वेस्ट फॉर मोर टाइम टू इन्वेस्टिगेट एलिगेशंस अगेंस्ट द अडानी ग्रुप, की सेबी ने जो रिक्वेस्ट करी है कि हमें और टाइम चाहिए इस इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट करने का, उसके ऊपर जो कंसर्न है उसको रिप्रेजेंट करता है ये पैसेज। ठीक है, जो कि बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। बट सतीश कौशिक, हु डाइड वेडनेसडे एट द एज ऑफ 66, मैनेज टू डू जस्ट दैट एज, मतलब सतीश कौशिक जो बुधवार को 66 की उम्र में जिनका निधन हो गया, उन्होंने ये चीज़ कर ली। अब क्या चीज़ कर ली, किसी चीज़ का पहले जिक्र किया हुआ है, दैट मीन्स दिस इज नॉट द फर्स्ट सेंटेंस या ओपनिंग स्टेटमेंट। वन वंडर्स फॉर एग्जाम्पल हाउ सक्सेसफुल द फोन कॉल सीन बिटवीन अशोक एंड विनोद चोपड़ा, वन ऑफ द फिल्म्स टू हीरोज, would have been without Kaushik playing the incompetent villainous sidekick to near perfection। कि अब कई दफ़े हम ये सोचते हैं कि उदाहरण के तौर पे अगर जो फ़ोन कॉल वाला सीन था, किसी मूवी की बात कर रहे हैं, द फिल्म मतलब किसी मूवी का पहले ही जिक्र हो चुका है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके 2 हीरोज़ के बीच में, 2 एक्टर्स के बीच में, जो कि एक का नाम अशोक और एक का नाम विनोद चोपड़ा था, उन दोनों के बीच में जो कॉन्वर्जेशन, फ़ोन कॉल कॉन्वर्जेशन वाला एक सीन शूट किया गया था, जिसमें जो सतीश कौशिक हैं वो भी पार्टिसिपेंट थे। वो या तो अशोक या विनोद चोपड़ा का रोल प्ले कर रहे होंगे। ठीक है, जो कि क्या था, एक इनकॉम्पिटेंट विलेनियस साइडकिक था, यानी कि विलन का सहयोगी था, बट इनकॉम्पिटेंट यानी कि उतना खतरनाक या उतना प्रोमिनेंट विलन नहीं था। ठीक है, तो उनने ये रोल बड़ा ही परफेक्शन के साथ, ये जो सीन था फोन कॉल वाला सीन, वो बड़ा ही परफेक्शन के साथ किया था। ठीक है, अगर लेकिन ये सोचने की बात है कि अगर कौशिक उस सीन में नहीं होते तो ये सीन कितना कारगर साबित होता है, कितना हिलेरियस होता है, कितना शानदार होता। ठीक है, विच मीन्स कि इस स्टेटमेंट से एक चीज़ आइडेंटिफाई हो रही है कि कौशिक इतने उम्दा कलाकार थे कि उन्होंने इस सीन में जान डाल दी थी। राइट, इन अ मूवी लाइक जाने भी दो यारो, कुंदन शाह's madcap satire with its huge cast of talented actors, including the redoubtable Nasiruddin Shah, Pankaj Kapoor, and it was no easy task to stand out। ठीक है,
तो कह रहे हैं कि एक मूवी थी जाने भी दो यारो, जिसके डायरेक्टर कौन थे, कुंदन शाह, जो कि एक मैड कैप सटायर थी, यानी कि बड़ी ही एक सटायर यानी कि कॉमेडी टाइप की, किसी आज के समाज के ऊपर आपने व्यंग करने वाली, ठीक है, व्यंग किया गया था। मैड कैप यानी कि आपने बड़ा ही प्रोमिनेंट तरीके से, बड़ा ही हास्यप्रद, या मतलब किसी को बुरा ना लगे बट आप उसकी जड़ तक पहुंच गए, ठीक है, उस तरीके से आपने एक व्यंग किया था किसी भी चीज़ के ऊपर, चाहे वो समाज के ऊपर, समाज की हकीकत हो, चाहे पॉलिटिक्स के ऊपर हो, बट किसी चीज़ के ऊपर एक सटायर था, ठीक है, विद इट्स ह्यूज कास्ट ऑफ टैलेंटेड एक्टर्स। अब इस मूवी में बहुत ज़्यादा बड़ी लंबी चौड़ी कास्ट की लिस्ट थी, मतलब बहुत ज़्यादा एक्टर्स थे इसमें, इंक्लूडिंग रीडाउटेबल नसीरुद्दीन शाह, जिसमें कि अनडाउटेड कौन कौन थे, नसीरुद्दीन शाह जो कि बहुत उम्दा कलाकार है, पंकज कपूर, ओम पुरी, तीनों ही इतने उम्दा कलाकार के बीच में इट वॉज नो ईजी टास्क टू स्टैंड आउट। फिर भी इन सभी कलाकारों के बीच में वो स्टैंड आउट यानी कि बड़ा ही अच्छा उम्दा परफॉर्मेंस करके सामने उभर कर आए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एक ओपनिंग स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि इसमें हम किसी मूवी का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है, और वो किस तरीके की मूवी थी और उसमें कौन उभर कर सामने आया इस बारे में जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट। इसके बाद चलते हैं, लास्ट देख लेते हैं, अशोक नबूदिरीपपाद, thanks to his impeccable comic timing and total commitment to the ludicrousness of the proceedings। कि किसका जो हमने बात करी कि दो व्यक्तियों के नाम थे अशोक और विनोद चोपड़ा, राइट, तो वो उनका पूरा नाम क्या था, अशोक नबूदिरीपपाद, ठीक है, ये उनका नाम था। तो उनका जो एक कैरेक्टर था उसका जो बड़ा ही शानदार, इम्पेकेबल, मतलब एकदम विदाउट मिसिंग एनी बीट, एकदम पॉइंट टू पॉइंट जो कॉमिक टाइमिंग थी और जो उनका कमिटमेंट था, ठीक है, वो सब क्या था कि बड़ा ही, आगे इसमें स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है कि उन सब ने प्रोसीड करा, कैसे प्रोसीड करा, कमिटमेंट टू द ludicrousness ऑफ द प्रोसीडिंग्स, की मतलब बुद्धू बन के, उल्लू बन के, मूर्ख बन के उनने जो आगे प्रोसीड करा इस कैरेक्टर को, तो ये क्या था, स्टैंड आउट, ठीक है। स्टैंड आउट करना इसमें बिल्कुल भी इजी नहीं था, बट सतीश कौशिक जो कि बुधवार की जिनकी डेथ हो गई थी, उनने ये चीज़ करके दिखाई। ये हो गया हमारा सेकंड, ठीक है। थर्ड हो गया कि अशोक नाम, जो उनका नाम है अशोक, थैंक्स टू हिज इम्पेकेबल कॉमिक टाइमिंग, कि उन्होंने ये किरदार निभाया और उनकी कॉमिक टाइमिंग इतना अच्छा था, उन्होंने जो बुद्धू बन के आगे प्रोसीड करा इस कैरेक्टर को, उसका कमिटमेंट उनका इतना अच्छा था, ठीक है। ये हो गया थर्ड स्टेटमेंट। कि वन वंडर्स, कि हम फिर सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि अगर वो इस फिल्म में नहीं होते, उनने वो सीन नहीं, अशोक का कैरेक्टर नहीं निभाया होता, तो जो अशोक और विनोद चोपड़ा के बीच की कॉन्वर्सेशन वाला फोन सीन है वो क्या इतनी परफेक्शन से हो पाता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मार्क के तौर पे खत्म हो रहा है, राइट। सो ये हो गया फोर्थ स्टेटमेंट। तो हमारे ऑप्शन जो अरेंजमेंट बनता है वो बनता है RPSQ, RPSQ, ठीक है। अब देखते हैं, RSPQ नहीं, SPRQ नहीं, S और P वाले तो हटा दो, हमें R से चाहिए। RSPQ नहीं है तो RPSQ, ऑप्शन C इज करेक्ट। बट experts have maintained that these reports are not satisfactory indicators of ecological health, कि एक्सपर्ट्स ने ये चीज़ दोहराई है या इस चीज़ पे वो अभी भी स्थिर है कि ये जो रिपोर्ट्स हैं ये इकोलॉजिकल हेल्थ का सेटिस्फैक्ट्री इंडिकेटर नहीं है, यानी कि ये सही तरीके से उसका उजागर नहीं कर पा रहे हैं, राइट। द एरिया अंडर प्लांटेशन हैज गॉन अप while the country has consistently lost good forest in the past 3 decades। बोल रहे हैं कि जो एरिया अंडर प्लांटेशन है वो तो बड़ा है, लेकिन कंट्री ने, हमारे देश ने लगातार पिछले 10 सालों में, पिछले 30 सालों में जो अच्छे फॉरेस्ट थे उनको खोया है, राइट। कहीं पे कोई सोसाइटी बन गई, कहीं पे कोई प्रोजेक्ट रिहैबिलिटेशन या फिर घर बनाने वाला प्रोजेक्ट बन रहा है, राइट। तो कुछ ना कुछ बन रहा है।
जिससे क्या हो रहा है, पेड़ों की कटाई, यानी कि गुड फॉरेस्ट हमारे खत्म हो रहे हैं। फॉर द बेटर पार्ट ऑफ द पास्ट 4 डेकेड्स, जो पिछले 40 सालों का सबसे अच्छा पार्ट क्या रहा, द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट्स हैव शोन अ स्टीडी इंक्रीज इन कंट्रीज फॉरेस्ट, कि जो फॉरेस्ट सर्वे इंडिया की स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसमें लगातार हमारे देश के फॉरेस्ट में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। बस यही पिछले 40 सालों की एक अच्छी खबर है, ठीक है। The report of latest survey released last year, for instance, showed that the country added more than 1,500 square kilometer of forest between 2019 to 2021, कि जो लास्ट ईयर का सर्वे रिपोर्ट सामने आई, ठीक है, लेटेस्ट है वो, उसमें क्या पता चला, उसमें ये पता चला कि हमारे देश में 1,500 स्क्वायर किलोमीटर का एक नया, मतलब इतनी जगह और फॉरेस्ट के लिए चली गई है 2019 से 2021 के बीच में, ठीक है। तो अब देखो, ये फॉर द पिछले 40 सालों में सबसे बेहतर चीज़ क्या हुई, ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट। इसके बाद में कि इंक्रीज हुए हैं फॉरेस्ट। अब इसमें लेटेस्ट रिपोर्ट जो है एस, कि इसकी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है कि 1500 स्क्वायर किलोमीटर का और फॉरेस्ट एरिया इसमें आया है, ये हो गई सेकंड, ठीक है। थर्ड हो जाएगी हमारी कि लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं उनने एक बात पे किया है, इंडिकेशन किया है कि ये जो रिपोर्ट्स हैं ये इकोलॉजिकल हेल्थ का स्पेसिफिक या सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं है, सेटिस्फैक्ट्री इसमें रिजल्ट्स नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड। और फोर्थ हो गया द एरिया अंडर प्लांटेशन, वो तो बड़ा है बट कंसिस्टेंटली हमने गुड फॉरेस्ट को लूज भी करा है पिछले 30 सालों में, दैट मीन्स ये हो गया फोर्थ। तो हमारा अरेंजमेंट बन रहा है RSPQ। R से 2 स्टार्ट हो रहे हैं तो आप D और B को तो एलिमिनेट कर दो, ठीक है। RSPQ, ऑप्शन A इज करेक्ट। Select the most appropriate meaning of the highlighted idiom. Idiom है an axe to grind. अब देखो, an axe to grind का मतलब होता है कि आपका कुछ प्राइवेट या कोई सेल्फिश मोटिव है, मकसद है, कुछ पर्सनल आपका रंजिश है जिसकी वजह से आप कुछ बदला लेना चाह रहे हैं या आप किसी कार्य को कर रहे हैं। जैसे कि मूवीज में दिखाया जाता है ना कि गर्लफ्रेंड ने ठुकरा दिया तो बंदे ने उसको बदला लेने के लिए इतना मेहनत करी, इतना अमीर बन गया, या फिर उन्हीं जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं उसी में वो सीनियर एक पोस्ट पे आके बैठ गए ताकि वो उनसे बदला ले सके, राइट। तो आपका कुछ प्राइवेट, सेल्फिश या पर्सनल कुछ ग्रीवेंस है, ठीक है। दिस मीन्स एन एक्स टू ग्राइंड। अब पहला ऑप्शन देख लेते हैं, टू हैव प्राइवेट सेल्फिश मोटिव एंड पर्सनल ग्रीवेंस। तो ये ऑप्शन पहला ही हमारा सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब हमें इस स्टेटमेंट को पढ़ना है और इसमें से जो भी वर्ड जो है इनकरेक्टली स्पेल्ड है हमें उसको आइडेंटिफाई करना है। हर परस्पिकेशियस ऑब्जर्वेशन, परस्पिकेशियस मतलब होता है कि एकदम सूक्ष्म, यानी कि जो भी वो ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी बारीकी तक। यानी कि आप सपोज करो रेलवे स्टेशन में बैठो, आपके सामने से कोई व्यक्ति जा रहा है तो आपने उसके पैर में कितना नीचे कोई टैटू है वो तक ऑब्जर्व कर लिया, या फिर वो पहले राइट साइड में गया फिर लेफ्ट साइड में गया, जबकि आप अपनी बुक पढ़ रहे हैं बट आपने ये सब चीज़ें ऑब्जर्व कर ली। यानी कि उसकी जो बारीक ऑब्जर्वेशन है वर कॉम्प्लीमेंटेड, उसकी तारीफ की गई बाय एन एस्ट्यूट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर। और किस वजह से? क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा चतुर अंडरस्टैंडिंग भी है ह्यूमन नेचर के बारे में, ठीक है, इसलिए उनकी बड़ी प्रशंसा की गई। अब देखो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंटेड को ध्यान से देखो, ऑप्शन में दे रखा है परस्पिकेशियस, ऑब्जर्वेशंस, कॉम्प्लीमेंटेड एंड एस्ट्यूट। तो कॉम्प्लीमेंटेड को ध्यान से देखो, COMPLIMENT, कॉम्प्लीमेंट के स्पेलिंग यही होते हैं, और कॉम्प्लीमेंटेड मतलब ED। तो यहाँ पे C जो है इसमें स्पेलिंग एरर है। Since the beginning of the term, we are spending a lot of time on poetry. वो कह रहे हैं कि जब से इस सेशन की, इस टर्म की शुरुआत हुई है तब से हम बहुत ज़्यादा टाइम जो है केवल पोएट्री के ऊपर
स्पेंड कर रहे हैं। अब देखो वी आर स्पेंडिंग, या फिर पास्ट टेंस है सिंस द बिगनिंग, यानी कि कुछ टाइम था पहले उसकी बात की जा रही है, राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो सेंटेंस है अभी क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, कि अभी भी हम कर रहे हैं, तब कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं, जबकि हमें देखना है प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। तो यानी कि वी हैव स्पेंट, हमने इसके ऊपर लगाया, टाइम लगाया, ठीक है। वी आर स्पेंडिंग के बजाय वी हैव स्पेंट, ऑलराइट। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में एरर है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। द इंडियन इकोनॉमी स्पेशली एग्रीकल्चर इज अ गैम्बल ऑन द मॉनसून। जो इंडियन इकोनॉमी है खास तौर पे एग्रीकल्चर, वो एक तरीके से मॉनसून के ऊपर सट्टा या जुआ है, राइट। आपको पता है इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंट करता है। तो अगर मॉनसून अच्छा हुआ तो फसल अच्छी हो जाएगी, मॉनसून अच्छा नहीं हुआ तो फसल खराब। अब जैसे कि इस टाइम पे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में फसल की कटाई का टाइम लगा हुआ है, राइट। बट अब क्या हो रहा है, यहाँ पे बेमौसम बारिश हो रही है, कल भी बहुत ज़्यादा आंधी तूफान बारिशें, राइट। तो इस टाइम पे क्या हो जाएगा, अब जो कटी हुई फसल है वो खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ओके। और अगर किसी ने अभी फसल नहीं काटी है, ठीक है, उसका अभी तक हार्वेस्टिंग नहीं करी है, विच मीन्स कि क्या होगा, उनकी फसल खड़े खड़े सड़ जाएगी, खराब हो जाएगी, क्योंकि इस टाइम पे बारिश की ज़रूरत नहीं है, फसल ऑलरेडी अच्छे से सूख चुकी है, ठीक है, सूखी या अच्छे से पक गए उनके दाने, तभी वो उनको निकालने वाले हैं ना, काट रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हमारा जो ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, मॉनसून के ऊपर, इंद्रदेव के ऊपर, ओके। द फेमस अर्ली 20th century statement by then Viceroy George Curzon perhaps needs rephrasing today, कि जॉर्ज कर्जन जो वाइसरॉय थे, उनका एक स्टेटमेंट किस दौरान का, अर्ली 20th century का उनका एक स्टेटमेंट जो था, उसको अब हमें ज़रूरत है कि रीफ्रेज करने की, यानी कि दोबारा से उसको एनालाइज करके चेंज करने की। अब वो क्या स्टेटमेंट था उनका, more than the monsoon, it is temperatures that are emerging as a greater source of uncertainty for farmers. अब मॉनसून तो चलो है ही है, ठीक है, इसके अलावा जो टेम्परेचर में, कि कभी एकदम गर्मी हो जाती है, कभी एकदम ठंडी हो जाती है, ठीक है, तो टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा एक अनसर्टेनिटी का सोर्स बनकर सामने आया है फार्मर्स के लिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी तो फसलें वैसे ही जल जाएंगी, राइट। उन असिस्ट टू इरिगेशन कैन टू सम एक्सटेंट कॉम्पनसेट फॉर अ फेल्ड मानसून और टू। बोल रहे हैं कि अगर हम इरिगेशन के अच्छे ज़रिए बना लें तो कुछ हद तक हम एक या दो बार के लिए फेल्ड मॉनसून को कॉम्पनसेट कर सकते हैं, विच मीन्स कि देखो, अगर आप अपने खेतों खलिहानों तक पानी ले जा सकें, तो अगर मॉनसून नहीं हुआ तो भी आप अपनी फसलों को उगा सकते हैं, राइट। फसलों को आप हार्वेस्ट कर सकते हैं, आप उनको सो कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे सबसे पहले कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो एक स्पेशली एग्रीकल्चर मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंट करता है, ठीक है। इसके बाद में आता है कि जो फेमस 20th century का जो स्टेटमेंट था उसको रिफ्रेज करने की ज़रूरत है। मोर देन मॉनसून इट इज़ टेम्परेचर्स, कि मॉनसून से ज़्यादा अब टेम्परेचर्स हमें परेशान करेंगे, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, वो ज़्यादा परेशान करेंगे। Access to irrigation can to some extent compensate for failed monsoon or two, ठीक है, कि अगर हम इरिगेशन के अच्छे संसाधन जुटा लें तो एक या दो मानसून में अगर फेलियर हुआ तो भी हम उससे कोप कर सकते हैं, स्थिति जो है सामान्य हो सकती है। दिस वन इज 4th। तो जिस सीक्वेंस में ये लिखे हुए हैं उसी सीक्वेंस में ये जो आंसर है करेक्ट है, दैट मीन्स PQRS। अब P से केवल और केवल एक ही स्टार्ट हो रहा है, PQRS। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in given sentence if there is no need
टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। जो अंडरलाइन किया गया है स्टेटमेंट, अगर इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत है तो ऑप्शंस में से सिलेक्ट कर लो। अगर ऑप्शन में ऐसा कोई चेंज अवेलेबल नहीं है जो इसमें करने की ज़रूरत है तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, ठीक है, ये आंसर होगा। पहला देखते हैं स्टेटमेंट। द कंपनी इज कमिटेड टू क्रिएटिंग द बेस्ट न्यू प्रोडक्ट्स ऑन द मार्केट एंड, बोल रहे हैं कि कंपनी का कमिटमेंट है कि हम मार्केट के लिए सबसे बेस्ट नया प्रोडक्ट लेकर आए, एंड हैज़ बीन अचीविंग ग्रेट सक्सेस इन दिस इंडिया, और इस अपने अटेम्प्ट में वो काफ़ी अच्छी सक्सेस भी हासिल कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि वो कामयाब भी हो रहे हैं नए नए प्रोडक्ट्स लेकर आने में, राइट। तो यहाँ पे देखो हैज़ बीन अचीविंग ग्रेट सक्सेस, अब हैज़ ही आएगा, कंपनी जो है वो कुछ कार्य कर रही है और उसमें उसको सक्सेस भी मिल रही है, राइट। तो यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन की रिक्वायर्ड नहीं है, दैट मीन्स नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। Select the option that can be used as one word substitute for the given group of words. A person, plant or animal who which is below the usual size. अब देखो नॉर्मल इंसान की हाइट 5 फुट, इंडियन की बात करते हैं, गर्ल्स की हाइट 5 फीट to 5.5 फीट होती है, ठीक है, एवरेज हाइट, राइट। अब अगर कोई लड़की इस हाइट से छोटी है, कोई लड़की 2 फीट है या 3 फीट है, दैट मीन्स वो क्या है, वो ड्वार्फ है। ड्वार्फ बोला जाता है जो अपने एक्चुअल हाइट से या यूजुअल साइज से हाइट से कम हो, अगर कोई व्यक्ति या मनुष्य या जानवर, व्यक्ति, प्लांट्स या जानवर, तो वो क्या होते हैं, ड्वार्फ होते हैं। अब रिफॉर्मेटरी, पहला ऑप्शन दे रखा है रिफॉर्मेटरी। रिफॉर्मेटरी वो इंस्टीट्यूशन, वो संस्थान है जहाँ पे माइनर जो बच्चे जो होते हैं, क्रिमिनल्स, राइट, कि हर एक देश में एक एज लिमिट डिफाइन है, उससे ज़्यादा बड़े को आप व्यसक कहते हैं, ठीक है। तो जैसे हिंदुस्तान में 18 साल, और उसके बाद निर्भया कांड के बाद में डिमांड की गई थी कि 16 कर दिया जाए, राइट। तो 18 साल जो है, इससे कम के जो बच्चे हैं उनको कहाँ, उनको सज़ा नहीं होती, उनको क्या किया जाता है, बाल सुधार गृह में भेजा जाता है। तो वो जो बाल सुधार गृह होते हैं उनको कहा जाता है रिफॉर्मेटरी, यानी कि रिफॉर्मेटरी मतलब ऐसे संस्थान जहाँ पे जो क्रिमिनल ऑफेंडर होते हैं, नाबालिग, उनको सुधारने के लिए भेजा जाता है। एडिक्टेड, अगर आप किसी भी चीज़ की ज़रूरत से ज़्यादा, ठीक है, लिमिट से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आप क्या है, एडिक्टेड, ठीक है। अब केवल ड्रग्स के लिए यूज़ नहीं होता है एडिक्शन, अगर आप अपने फ़ोन का भी 24 घंटे इस्तेमाल करते हैं तो आप क्या हैं, एडिक्टेड टू योर फोन। अगर आप यूट्यूब का 24 घंटे इस्तेमाल करते हैं तो आप क्या है, एडिक्टेड टू यूट्यूब, ठीक है, एंड एडिक्टेड टू योर फोन, क्योंकि यूट्यूब आप बेसिकली अपने फ़ोन पे ही देख रहे होंगे, ठीक है। जब टिकटॉक हिंदुस्तान में था तो बच्चे क्या हो गए थे, टिकटॉक के एडिक्टेड हो गए थे, ओके। ड्वार्फ a person or plant who which is below the usual size. nomenclature क्या होता है, बायोलॉजी में नामकरण करने की, बायोलॉजी में नहीं, हर एक जगह पे, चाहे केमिस्ट्री हो, नामकरण करने का जो तरीका है उसको बोला जाता है नॉमेनक्लेचर, ठीक है। रूल होता है ना कि पहले उनकी स्पीशी, फिर उनकी कैटेगरी, सब कैटेगरी किस तरीके से नाम किया जाता है। अब केमिकल्स होते हैं, उनको पहले जैसे मिथाइल अल्कोहल, तो वो मिथाइल ग्रुप का नाम है अल्कोहल, इस तरीके से कुछ उनके नॉमेनक्लेचर होता है, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन सी ड्वार्फ इज करेक्ट। हर एड्रॉइट मैनेजमेंट ऑफ द सिचुएशन डिफ्यूज्ड अ पोटेंशियली एक्सप्लोसिव आर्ग्यूमेंट, कि उसका जो एड्रॉइट तरीका था मैनेज करने का, उसने जो एक सिचुएशन बन गई थी जिसमें एक बड़ा ही घमासान वाला आर्गुमेंट हो सकता था, उसको डिफ्यूज़ कर दिया, यानी कि उसको ख़त्म कर दिया, निरस्त कर दिया, उसको कम कर दिया, ठीक है। बॉम्ब को आपने डिफ्यूज़ कर दिया, फटने वाला था, उसको डिफ्यूज़ कर दिया, यानी कि उस बॉम्ब को आपने ख़राब कर दिया, अब वो बॉम्ब फटेगा नहीं, ठीक है। तो वही कोई मीटिंग होगी, कुछ बातचीत चल रही होगी, वो एक पोटेंशियल आर्ग्यूमेंट की तरफ बढ़ रही थी कि अब इसमें बहस होनी ही होनी है, ठीक है, और बड़ी ज़ोरदार घमासान वाली बहस होनी है। बट उसके जो एड्रॉइट मैनेजमेंट था, उसने उस स्थिति को कम कर दिया, उस स्थिति को वहाँ पे पनपने नहीं दिया। तो एड्रॉइट का मतलब होता है स्किलफुल,
ठीक है। एड्रॉइट मीन्स स्किलफुल। हैपहैजार्ड यानी कि बड़े ही खतरनाक डेंजरस तरीके से या फिर बड़े ही इर्रेगुलर तरीके से। स्किलफुल एड्रॉइट। क्लमजी, क्लमजी मतलब कि बड़ा ही इर्रेगुलर, बड़ा ही सुस्त सा, हर काम को उल्टा पुल्टा करने वाला, ठीक है, क्लमजी। इनकंसिस्टेंट यानी कि जो अपने काम को लगातार नहीं करता, ठीक है, आज पढ़ाई करी, ठीक है, 100% एफिशिएंसी के साथ, 10 दिन छोड़ यार क्या करना है, फिर किस दिन पढ़ाई करी 50%, फिर उसके बाद किस दिन फिर फ्लैट चलता रहा, करते रहे आप 50, फिर किस दिन अचानक से 100% के साथ में कर दी। दैट मीन्स इनकंसिस्टेंट, आप जो है निरंतर एक जगह पे नहीं होते। तो एड्रॉइट मीन्स स्किलफुल, सो ऑप्शन बी स्किलफुल इज करेक्ट। The painter's use of bold colors allowed her artwork to dash in the gallery. अब आप खुद सोचो कि आपकी गैलरी में पेंटिंग लगी है, गैलरी में पेंटिंग छोड़ो, आप किसी शादी में जा रहे हैं तो आपने इतना सुंदर ड्रेस पहना है तो आप क्या करेंगे, उस भीड़ में से अलग दिख कर आएंगे, सबकी नज़र आपके ऊपर रहेगी। क्यों? क्योंकि आप अलग दिख रहे हैं, राइट। तो अलग दिख रहा है, उनकी पेंटिंग्स को पूरी गैलरी में सबसे अलग दिखना है, विच मीन्स स्टैंड आउट करना है, यानी कि सबके सामने उभर कर आना है, चाहे कितने ही फेमस पेंटर की पेंटिंग हो उससे भी आगे उभर कर आए, ठीक है। तो स्टैंड आउट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। बाकी वर्ड्स का मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ। ऑस्क्यूलेट का मतलब होता है किस करना। फल्मिनेट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को आप क्या कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और लैंग्वेज का मतलब होता है किसी चीज़ को कमज़ोर करना, वीकन करना, डिटेरियोरेट करना, ठीक है। मेंबर ऑफ अ बैंड ऑफ रॉबर्स। अब कोई रॉबर्स क्या होते हैं, लुटेरे, जो घरों में जाके लूटपाट करते हैं, राइट। तो अगर उस टीम का, वो लुटेरों के ग्रुप का कोई सदस्य है, मेंबर है, तो उसको क्या बोलते हैं, पेंसिव। पेंसिव मतलब होता है कि आप बड़ा ही डीपली या फिर सीरियसली थॉटफुल तरीके से किसी चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है। ईगोइस्टिक, ईगोइस्टिक होता है कि जब आप अपने आप से ज़्यादा प्यार करते हैं, किसी भी और चीज़ के अलावा आप सबसे ज़्यादा प्यार खुद से करते हैं, दैट मीन्स ईगोइस्टिक, ठीक है। या फिर ये भी कह सकते हैं ईगोइस्टिक को कि कोई शांत, एकदम शांत व्यक्ति है जो अपने आप में रहना चाहता है। तो जो लोग बातूनी लोग होते हैं उनको लगता है कि बड़ा ही ईगोइस्टिक है, हमसे, हमें अपने लायक नहीं समझता या हमारे साथ बात नहीं करना चाह रहा, ठीक है। ब्रिगेंड, ब्रिगेंड का मतलब होता है कि किसी बैंड का, रॉबर बैंड का सदस्य होना, ठीक है। और हिप्पी, हिप्पी मतलब होता है कि आप जो है ऊट पटांग से, जो नॉर्मल कपड़े हैं उनसे अलग ही कपड़े पहनते हैं, ठीक है, और उनसे अलग ही विचार रखते हैं। तो यहाँ पे ब्रिगेंड, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च हैज़ द पोटेंशियल टू डैश आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स। कि साइंटिस्ट ने जो एक बड़ी ही महत्वपूर्ण रिसर्च करी है, ठीक है, वो क्या करेगी, उस रिसर्च में इतना पोटेंशियल है कि वो चेंज कर दे हमारी अंडरस्टैंडिंग, जो हम यूनिवर्स के बारे में समझते हैं, जानते हैं, उसको वो चेंज कर दे, ठीक है। ट्रंकेट, ट्रंकेट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को छोटा करना। सली, सली मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर दाग लगना, किसी चीज़ को शॉर्टन करना, ठीक है, सली हो गया। और नहीं, सली, उसके बाद है रेवोल्यूशनाइज्ड। रेवोल्यूशनाइज मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को क्या करें, एक आंदोलन टाइप बना रहे हैं, ठीक है, कुछ बदलाव लाने के लिए। या फिर सली या एलाइड, सली कहता है, सली होता है कि मतलब आप किसी चीज़ को, किसी चीज़ के ऊपर दाग लगा हुआ है किसी की, जैसे बोलते हैं कि फिर आता है इलाइड। इलाइड मतलब किसी चीज़ को इराडिकेट करना, किसी चीज़ को ओमिट करना, स्किप करना, ठीक है। तो यहाँ पे रेवोल्यूशनाइज इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च आई है सामने जिसमें इतनी पोटेंशियल है कि हमारे सोचने समझने के तरीके को वो रेवोल्यूशनाइज कर दे। ऑप्शन बी इज करेक्ट।
एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव और पैसिव वॉइस। अब सेंटेंस दिया है, अगर एक्टिव में दिया है तो पैसिव वॉइस में चेंज करना है, और अगर पैसिव वॉइस में दिया है तो आपको चेंज करना है एक्टिव वॉइस में। ही राइट्स अ पेपर एवरी वीकेंड। देखो वो एक पेपर लिखता है हर वीकेंड पे, सो अ पेपर इज रिटन बाय हिम एवरी वीकेंड, ये होगा पहला ऑप्शन। देखते हैं, अ पेपर इज रिटन बाय हिम एवरी वीकेंड, यही सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। द एंशियंट आर्टिफैक्ट वॉज इमैक्यूलेट एंड वेल प्रिजर्व्ड। इमैक्यूलेट मतलब होता है कि उसमें कोई दाग धब्बा नहीं लगा, वो फ्लॉलेस है अभी तक, ठीक है। वेल प्रिजर्व्ड, और अभी तक उसको बड़ा अच्छे से बचा के रखा हुआ है, इवन आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, ठीक है, हजारों साल हो गए बट स्टिल अभी तक वो एक अच्छी कंडीशन में है। पहला ऑप्शन है प्रिस्टाइन। प्रिस्टाइन मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमैक्यूलेट कर रहे हैं, यानी कि बहुत साफ सुथरा, अच्छी कंडीशन में, एकदम क्लीन है। सॉइल्ड, सॉइल्ड मतलब खराब हो गया है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो एंटोनिम चाहिए। इमैक्यूलेट का मतलब भी होता है साफ सुथरा, एकदम क्लीन, ठीक है। प्रिस्टाइन हो गया इसका सिनोनिम, सॉइल्ड मतलब हो गया इसका एंटोनिम, ठीक है। फ्लॉलेस मतलब बिना कोई दाग धब्बे के, परफेक्ट मतलब एकदम परफेक्ट, बिना कोई दाग धब्बे के, बिना कोई छल कपट के। सो ऑप्शन बी सॉइल्ड इज करेक्ट। Given the current polarized world environment amid the continuing war in Ukraine, expectations from the G20 meeting were not too high. बोल रहे हैं कि अभी का जो हमारा एक एनवायरनमेंट बन गया ना, कि हमारी जो दुनिया है वो भागों में बट गई है, कि अगर कहीं पे कुछ हो रहा है तो उसमें भी 2 या 3 भाग बट गए हैं आपस में, राइट। तो ये जो है इसको ध्यान रखते हुए जो G20 मीटिंग्स हो रही हैं इंडिया में, उससे कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं रखी जा रही, ओके, ये उनका कहना है। Yet, the fact that the foreign ministers could not agree to reiterate a formulation on Ukraine that they had articulated at the G20 summit in Bali, बोल रहे हैं कि फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई उसमें इंडोनेशिया के बाली में जो समिट हुआ G20 लास्ट नवंबर में, उसमें जो पॉइंट्स हमने जैसे हाईलाइट किए थे, तो अब क्या है, इस बार उस तरीके से हम दोबारा एक साथ एक मत होकर एक कोई फाइनल स्टेटमेंट नहीं जारी कर पाए हैं, ठीक है, जॉइंट स्टेटमेंट नहीं जारी कर पाए हैं, ठीक है। डीपनिंग अंडरलाइंस द डीपनिंग ग्रेट पावर कन्फ्लिक्ट एंड वर्सनिंग क्राइसिस ऑफ मल्टीलेटरलिज्म, ठीक है, कि इसने क्या कर दिया है, इसने इस बात की तरफ इशारा कर दिया है कि जो हमारे बीच में पावर कन्फ्लिक्ट्स जो हैं, कि मैं बड़ा देश हूँ, मैं बड़ा देश हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, इन चीज़ों का जो कन्फ्लिक्ट चला हुआ है, इसके जो नतीजे हैं वो बहुत ही भयानक होने वाले हैं। ये एक बहुत बड़ा जो है आगे स्थिति खराब होने वाला है, क्या है, क्राइसिस है। The principal reason for the diplomatic failure at Delhi was the decision by Russia to walk away from Bali consensus and China's decision to support it. जो प्रिंसिपल रीज़न आया, कि जो मुख्य कारण निकल कर सामने आया कि दिल्ली में जो मीटिंग हुई वो क्यों फेल हुई, ठीक है, क्यों उसमें हम जॉइंट कोई स्टेटमेंट नहीं दे पाए, वो था कि रशिया ने जो डिसीजन दिया कि हम जो बाली में जो कंसेंसस हुआ तो उससे वॉक अवे करेंगे, यानी कि हम उससे पीछे हट जाएंगे, और चाइना ने डिसीजन लिया कि हम उसको सपोर्ट करेंगे, ठीक है, ये मुख्य कारण रहे। अब रशिया ने एक तरफ बोल दिया कि मैं इसको सपोर्ट नहीं करूंगा, मैं इससे पीछे हट रहा हूँ, दूसरी जब चाइना बोल रहा है कि नहीं जी मैं तो इसको सपोर्ट करूंगा। अब फिर से दुनिया क्या है, 2 गुटों में बट गई, एक चला होगा रशिया की तरफ, एक चला होगा चाइना की तरफ, राइट। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, इसलिए ज़्यादा उम्मीद नहीं लगाई जा रही थी। The inability of group of 20 foreign ministers who met in Delhi this week to agree, अब देखो ये क्या है, ये एक तरह से ओपनिंग स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमने 20 फॉरेन मिनिस्टर्स की बात करी, जिनकी मीटिंग दिल्ली में हुई उसकी बात की, ठीक है, और वो एक स्टेटमेंट, जॉइंट स्टेटमेंट देने पे अग्री नहीं हो पा रहे थे, इसकी हमने बात करी कि ये कोई सरप्राइज़ की बात नहीं थी,
ठीक है। सो यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स मतलब जो ऑप्शन बन रहा है, सबसे पहला तो बन रहा है एस, ठीक है, इसमें ओपनिंग स्टेटमेंट होगी। फिर आएगा हमारा पी, कि जो पोलराइज्ड ओपिनियन बन चुका है उसकी वजह से क्या हो रहा है, ठीक है, कि G20 की मीटिंग अगर फेल हुई है तो हमें उससे कुछ ज़्यादा उम्मीद थी भी नहीं। इसके अलावा फिर आता है पी के बाद आता है क्यू और फिर आता है आर। तो एस पी क्यू आर इज द आंसर। देखते हैं, एस से देखो भाई ए की स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है, तो ए सी डी को तो हटा दो, एस पी क्यू आर। यस, दिस इज द राइट वन, एस पी क्यू आर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है। नेवर आई हैव सीन सच ब्रेथ टेकिंग सीनरी, नो एरर। अब देखो, जब नेवर, ठीक है, नेवर बिफोर, हार्डली, रेयरली ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ड जो होता है वो पहले आता है और उसके बाद जो है हमारा सब्जेक्ट आता है। इस टेक्निक को बोलते हैं इन्वर्जन, ठीक है। इस इन्वर्जन का यूज किया जाता है जब हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, नेवर, ठीक है, इन वर्ड्स का यूज करें तो नेवर आई हैव की बजाय होगा नेवर हैव आई, ठीक है, नेवर हैव आई, यानी कि मैंने ऐसा सीन कभी नहीं देखा। सीन सच ब्रेथ टेकिंग सीनरी, नो एरर, ठीक है। सो ऑप्शन ए में एरर है। The rapid advancement of dash has brought many changes to our lives, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ जो मिसिंग है स्टेटमेंट वो है एक नाउन। तो अब देखो, हम जो है 21वीं सदी में चल रहे हैं तो एडवांसमेंट किस चीज़ में हो रहा है, ऑब्वियसली बात है टेक्नोलॉजी में हो रहा है। वन सिग्निफिकेंट शिफ्ट हैज़ बीन द मूव टूवर्ड्स अ मोर डैश वर्ल्ड। अब किस तरीके के वर्ल्ड की तरफ हम बढ़ चुके हैं, हम किस तरीके की वर्ल्ड की तरफ हम मुड़ चुके हैं, ठीक है। अ मोर डैश वर्ल्ड वेयर पीपल कैन कम्युनिकेट, वर्क एंड एसेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनीवेयर। तो एक तरीके से डिजिटल वर्ल्ड की बात की जा रही है, क्योंकि इसी डिजिटल वर्ल्ड में ही हम कहीं से भी कोई भी पिक्चर देख सकते हैं या फिर शेयर कर सकते हैं, राइट। However, the increasing reliance on technology has also raised concerns about dash security and the potential of misuse of personal data. अब देखो, अगर हम टेक्नोलॉजी के ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा करेंगे, सारा कुछ हम टेक्नोलॉजी के ऊपर, जैसा कि अभी सामने भी आया कि कई सारे सेलिब्रिटीज़ के अकाउंट्स जो हैं वो हैक हो रहे हैं, ठीक है, उनकी फ़ोटोग्राफ्स जो हैं वो हैक हो रही हैं, ठीक है। तो अगर हम टेक्नोलॉजी के ऊपर इतना विश्वास दिखाते हैं तो हमारी क्या क्या चीज़ें स्टेक पर लग जाती हैं, क्या क्या चीज़ें चोरी होने का रिस्क रहता है, हमारी प्राइवेसी इसमें हार्म होती है, हमारी सिक्योरिटी इसमें हार्म होती है, और क्या किया जाता है कि हमारी पर्सनल डेटा का पोटेंशियल मिसयूज़ किया जा सकता है, ठीक है। As a result, it is essential for individuals to understand the various aspects of digital technology and take necessary dash to protect their information. तो हमें नेसेसरी क्या उठाने चाहिए, कदम उठाने चाहिए, हमें नेसेसरी बचाव के तरीके अपनाने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ दिया हुआ है। अब चलते हैं फर्स्ट देखते हैं। The rapid advancement of dash has brought many changes to our daily lives. तो एग्रीकल्चर में रैपिड एडवांसमेंट होने से हमारी डेली लाइफ में चेंज आए हैं, लिंग्विस्टिक में या फिर टेक्नोलॉजी या स्पोर्ट्स में। सो ऑप्शन सी टेक्नोलॉजी इज करेक्ट। वन सिग्निफिकेंट शिफ्ट हैज बीन द मूव टूवर्ड्स अ मोर डैश वर्ल्ड। अब किस तरीके की दुनिया की तरफ हम जा रहे हैं, एनालॉग दुनिया की तरफ। एनालॉग तो हमारा पहले चलता था, ठीक है। फिजिकल, तो फिजिकल दुनिया से तो हम दूर हट रहे हैं, हम ज़्यादातर टाइम कहाँ रहते हैं, फ़ोन में घुसे हुए। नेचुरल, नेचुरल यानी कि एनवायरनमेंट हमारा जो है, पेड़ पौधे, पशु पक्षियाँ, तो नेचुरल भी नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं डिजिटल। सो द मोर डिजिटल वर्ल्ड where people can communicate, work and access information from anywhere. However, the increasing reliance on technology
हैज़ ऑल्सो रेज्ड कंसर्न अबाउट डैश कन्वीनियंस, हमारे जो आराम है उसके ऊपर कंसर्न उठाते हैं, नहीं। एफिशिएंसी की हम कितना अच्छे से काम कर पाएंगे उसके ऊपर सवाल उठाते हैं, नहीं। प्राइवेसी, हमारी प्राइवेसी कितनी ज़्यादा इससे डैमेज होगी उसके ऊपर सवाल उठाता है, और हमारी सिक्योरिटी के ऊपर। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। As a result, it is essential for individuals to understand the various aspects of digital technology and take necessary dash to protect their information. तो कैसे क्या स्टेप्स उठा सकते हैं वो? हर एक व्यक्ति को ज़रूरी है कि उनको ये स्टेप्स उठाने चाहिए। सबसे पहला, क्लासेस लेनी चाहिए, जो कि गलत है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इसमें नेसेसरी प्रिकॉशंस उठाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो आज के सेशन में इतना ही। इसकी पीडीएफ और ऑडियो एक्सप्लेनेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया गया है। इसके अलावा आप प्ले स्टोर से हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी यूज़र फ्रेंडली ऐप है और स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इसके ऊपर। ठीक है, अगर कंटेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिस।